हेलो दोस्तों, MS वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CGPSC प्री पेपर 1 यानी कि सामान्य अध्ययन की। 14 फरवरी 2021 को CGPSC प्री कंडक्ट किया गया है। फ्रेंड्स, हमारे पास सेट ए का प्रश्न पत्र है। यदि आपके पास कोई दूसरा सेट हो तो आप क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए, और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, पहले प्रश्न में 2 कथन दिए हुए हैं जिन्हें हमें देखकर सही कथन को चुनना था। पहला कथन था, जुलाई 1952 में JB कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया है। फ्रेंड्स, ये कथन गलत है, क्योंकि JB कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन 1951 में किया था, जबकि इस संस्था को 1952 में स्थगित कर दिया गया था। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है, PC घोष एवं T प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। ये कथन सही है दोस्तों। PC घोष पश्चिम बंगाल के और T प्रकाशम मद्रास के मुख्यमंत्री थे, और ये दोनों ही इस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही होगा। 1 गलत है लेकिन 2 सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, राधाकांत देव। इसके साथ आपको यह जानकारी होनी जरूरी है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में सचिव उस वक्त देवेंद्र नाथ टैगोर थे, और यह संस्था 1851 में अस्तित्व में आई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1939 है। 1939 को त्रिपुरी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। इसके पहले 1938 में वो हरिपुर के भी अध्यक्ष रह चुके थे। इसके साथ आपको यह जानना जरूरी है फ्रेंड्स कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपने विरोधी पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था, और 1939 में होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन 52वां अधिवेशन था, जो कि जबलपुर के त्रिपुरी में आयोजित किया गया था। कई विरोधों के कारण अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, और 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का उद्घाटन हुआ था, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1922 होगा। फ्रेंड्स, 1922 से लेकर के 1951 तक नंदलाल बोस शांति निकेतन के प्रिंसिपल थे। इसके साथ आपको यह जानना जरूरी है कि नंदलाल बोस को प्रसिद्ध चित्रकार क्यों कहा गया है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है, और उस 22 भाग की शुरुआत में 22 चित्र बने हैं जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित है। ये चित्र 8 × 13 इंच के हैं, और इनको बनाने में 4 साल का समय लिया था नंदलाल बोस ने। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। पहला कथन है, लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। दोस्तों, यह कथन गलत है, क्योंकि लोकसभा की 543 सीटों में से 131 सीटें SC और ST के लिए रिजर्व की गई हैं, जिनमें से 84 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए हैं। कथन 2, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तीसरा कथन है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। यह कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है, और जिसे राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कथन 1 एवं 3 गलत हैं, लेकिन कथन 2 सही है। दोस्तों, अगले प्रश्न में 2 कथन दिए हुए हैं, जिनमें से हमें सही विकल्प को चुनना है।
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। यह बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है, जिसमें से 4 कथनों में से सही कथन को हमें चुनना था। ऑप्शन ए, यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। यह गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि यह लगभग 43% भाग में पाया जाता है। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह भी गलत ऑप्शन है फ्रेंड्स, क्योंकि फास्फोरिक एसिड की कमी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। चौथा ऑप्शन, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं है। यह भी ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ प्रकार की होती है। दोस्तों इसमें ए, बी और डी तीनों गलत ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी हिसाब से हमारा सही ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। यह मिट्टी रेह, थूर, चोपन जैसे नामों से जानी जाती है। दोस्तों अगले प्रश्न में 4 नदियों को लंबाई के अनुसार घटते क्रम में लिखना था, जिसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। सबसे लंबी नदी गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा और सबसे छोटी महानदी होगी। दोस्तों अगला प्रश्न है जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि जर्मन सिल्वर में सिल्वर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, यानी कि उसका प्रतिशत 0 होता है। दोस्तों जर्मन सिल्वर निकिल, कॉपर और जिंक से मिलकर बनाया जाता है, जिसमें से कॉपर 60% और निकिल और जिंक 20-20% का संयोजन होता है। दोस्तों अगला प्रश्न ध्वनि तरंगों से संबंधित है, जिनमें 3 कथन दिए हुए हैं और सही को चुनना था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सिर्फ इसमें कथन 1 ही है जो सही है, बाकी 2 और 3 गलत हैं। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम होती जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है पौधों की वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं? दोस्तों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब ज़्यादा आवश्यक पोषक तत्व, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब होता है कम मात्रा में आवश्यक तत्व। तो दोस्तों कम मात्रा में आवश्यक तत्वों में जिंक, बोरोन और क्लोरीन शामिल हैं। इनमें पोटेशियम है जिसकी आवश्यकता हमें ज़्यादा होती है। इसके साथ आपको यह जानना जरूरी है फ्रेंड्स कि पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है पारा एक विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह प्रदूषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारा प्रदूषण का स्रोत? दोस्तों जहां तक हमने इस प्रश्न का उत्तर निकाला है उसमें कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र को छोड़कर बाकी 3 ऑप्शन हैं जो कि पारा प्रदूषण के स्रोत हैं। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। केवल 1, 2 और 3 सही है। और यदि इससे संबंधित कोई तथ्य आपके पास हो तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, आभासी तथा सीधा, और यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 18। दोस्तों अगले प्रश्न में 4 जल विवाद दिए हुए हैं और उनसे संबंधित राज्यों की संख्याओं से उनका मिलान करना था। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, महादाई योजना, जो कि 3 राज्य इसमें शामिल हैं, गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र। गोदावरी जल विवाद परियोजना जिसमें कि 5 राज्य शामिल हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटका। नर्मदा जिसमें 4 राज्य शामिल हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और महानदी जल विवाद परियोजना इसमें 2 राज्य शामिल हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, 1 एवं 3। जगजीवन राम और CH भाभा 1946 के मंत्रिमंडल में शामिल थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद और बलदेव सिंह 1947 के मंत्रिमंडल में शामिल थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 2, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। दोस्तों संवैधानिक निकाय वे निकाय होते हैं जिनका वर्णन संविधान में मिलता है, और जिनका वर्णन संविधान में नहीं मिलता है उन्हें असंवैधानिक निकाय कहते हैं।
मतलब कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को छोड़कर बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हैं वे सब असंवैधानिक या गैर संवैधानिक निकाय हैं। दोस्तों अगले प्रश्न में 4 राज्य दिए हुए हैं और 2019 तक उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या दी हुई है, इनसे उनका सही मिलान करना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, मणिपुर जिसमें सबसे ज़्यादा यानी कि 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, उत्तर प्रदेश 9 बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, बिहार यहाँ पर 8 बार और उड़ीसा जहाँ पे 6 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। इसके साथ आपको यह याद रखना है फ्रेंड्स कि संविधान के आर्टिकल नंबर 356 में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 1 एवं 2। फ्रेंड्स यदि संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% और साथ ही उस विधानसभा चुनाव में 2 सीटें यदि कोई पार्टी जीत जाती है तो उसे राज्य पार्टी की मान्यता मिल जाती है। इसके साथ ही यदि लोकसभा में कुल वैध मतों का 6% और लोकसभा की 1 सीट भी जीत जाती है तभी उसे यह मान्यता मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए 1848 बिल्कुल सही उत्तर होगा। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को हुआ था और 2 अक्टूबर 1906 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी कुल आयु 58 वर्ष की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। दूसरा ऑप्शन है, शनि का उपग्रह गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह भी गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो है लेकिन वो शनि का उपग्रह नहीं है, वह बृहस्पति का उपग्रह है। अगला ऑप्शन है, नेपच्यून उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा हुआ है। बिल्कुल सही उत्तर है फ्रेंड्स ये। और चौथा है, फोबोस एवं डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। यह भी बिल्कुल सही है, फोमोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 बिल्कुल सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए बेवल प्रोट्रैक्टर इसका सही उत्तर होगा। बेवल प्रोट्रैक्टर एक यंत्र है फ्रेंड्स जिसे कोणीय माप लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही आपको जानना जरूरी है फ्रेंड्स कि बेवल प्रोट्रैक्टर जो है 5 मिनट की शुद्धता के साथ किसी भी कोण को माप सकता है, यानी कि 1 अंश का 12वां हिस्सा। अगला प्रश्न है, जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए ऑप्शन में तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एवं 3 सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है, IRDAI ने किसकी अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता की जांच हेतु एक पैनल का गठन किया है। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, पी उमेश। 9 लोगों का यह पैनल था जिसमें अध्यक्ष पी उमेश को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर 3 के तहत दिसंबर 2020 में मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री HADR स्टोर्स के साथ हो ची मिन सिटी के ना रोंग बंदरगाह पर पहुंचा था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी INS किल्तान होगा। अगला प्रश्न है, UNDP द्वारा किस भारतीय को SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड प्रदान किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सोनू सूद होगा। अगला प्रश्न, किस क्रिकेट खिलाड़ी को ICC मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड घोषित किया गया है। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी स्टीव स्मिथ होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को विश्व धरोहर वाले शहरों की सूची में शामिल किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ओरछा और ग्वालियर होगा। अगला प्रश्न है, अनीता आनंद को किस पुस्तक के लिए पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020 प्रदान किया गया है।
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी द पेसेंट असेसिन होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरस द्वारा जलवायु परिवर्तन पर बनाए गए अपने नए युवा परामर्शदाता समूह में किस भारतीय को रखा गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी अर्चना सोरेंग बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व अर्थशास्त्रीय मंच के वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा 112वां। फ्रेंड्स, 153 देशों की सूची में भारत को 112वां स्थान मिला है, जबकि पहले स्थान पर आइसलैंड है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन 1976 बिल्कुल सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन में 5 विषय शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन, इन 5 विषयों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत राज्य सूची से हटा करके संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों ने नामा 11 का गठन किया है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा विकासशील देश। अगला प्रश्न है, पेपर गोल्ड पद का आशय है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। फ्रेंड्स, पेपर गोल्ड एसडीआर से संबंधित है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम क्या होगा? दोस्तों, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश और कंचनजंगा सिक्किम, क्षेत्रफल के हिसाब से घटता हुआ क्रम। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होते हैं? ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिए हुए 3 कथनों में से सही कथन को चुनना था। हमारे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स, 2 और 3 सही हैं, पहला गलत है, क्योंकि शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद ऋण मूल्य ह्रास होता है। बाकी 2 कथन दूसरा और तीसरा सही है। यदि आपको इससे संबंधित कोई और जानकारी है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कथन 1 और 2 सही हैं, 3 और 4 गलत हैं। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, ये सही है। कथन नंबर 2, कैबिनेट समितियां मुख्यमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती हैं, यह भी सही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चौथा ऑप्शन भी गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि संसदीय मामलों की समिति का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प को चुनिए। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग हैं और वर्तमान अंग का जो संकलन हुआ था वो वल्लभी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष क्षमाश्रवण थे। अगला प्रश्न है, दिए हुए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवीय सत्ता द्वारा नहीं। सबसे पहले विकासवाद का सिद्धांत भी कपिल ने ही दिया था। अगला प्रश्न है, भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है, यह सही कथन है। कथन 2, भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर P एवं S दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं, यह कथन गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच P और S दोनों तरंगों का अभाव पाया जाता है, जबकि 145 डिग्री के बाद P तरंग तो पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर भी S का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा बार मैच की दोनों ही पारियों में शून्य पर आउट हुआ है?
दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मुथैया मुरलीधरन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। कथन 1, 2 एवं 3 सभी गलत हैं, क्योंकि भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ये गलत है फ्रेंड्स। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जबकि 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, उस सही विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहनों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में दर्शाता है। फ्रेंड्स ऑप्शन के हिसाब से इसका सही उत्तर बी होना चाहिए। सबसे बड़ा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, उसके बाद कांडला भटिंडा पाइपलाइन, उसके बाद सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन और सबसे छोटा जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। फ्रेंड्स इसमें से कथन नंबर 3 अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे, ये कथन बिल्कुल सही है। बाकी दिए हुए सभी कथन गलत हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। केवल कथन 3 सही है। दोस्तों अगला प्रश्न भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित है, जिसमें से 3 कथन दिए हुए हैं और उनमें सही कथन को चुनना था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी केवल कथन 1 और 3 सही होंगे। कथन नंबर 2 मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं, ये गलत है। अगला प्रश्न है, कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, सोमेश्वर प्रथम। अगला प्रश्न है, चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पांडु राजवंश होगा। चित्रांगदपुर को वर्तमान में सिरपुर या श्रीपुर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, रघुनाथ सिंह 1741 में। अगला प्रश्न है, सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स सी इलियट होगा। अगला प्रश्न है, झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, 31 मार्च 1923। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया था? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी श्री घनश्याम गुप्ता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राय साहब होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियां निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रेनाइट सिस्ट। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल है? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, 22.59%। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नामों में कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए फ्रेंड्स, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण कछार। कछार फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है, बाकी सभी के उपनाम बिल्कुल सही दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 के अंतर्गत पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए आईसीटी के उपयोग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का मैदान। दोस्तों अगला प्रश्न है, 3 कथन दिए हुए हैं जिनमें से सही को चुनना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, 1 और 3 सही है, दूसरा कथन गलत है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उत्पादन की वृद्धि दर स्थिर भाव पर ऋणात्मक दर्ज की गई है? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर 2015-16 एवं 17-18 होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई डाटा और आपको मिलता है तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, या फिर इसका उत्तर आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? दोस्तों बिलासपुर वन वृत्त सबसे बड़ा वन वृत्त है। दोस्तों नवीनतम आंकड़ों में वनों की उपलब्धता के अनुसार सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, इकलामा लौह अयस्क क्षेत्र किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कबीरधाम होगा।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा 81.45%। अगला प्रश्न है, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी धारवाड़ शैल समूह होना चाहिए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं से होती है। इस हिसाब से इसका सही उत्तर दक्षिण पूर्व मानसून होना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई और ऑप्शन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2018-19 में खनिज से कितनी राशि करोड़ रुपए में राजस्व के रूप में प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा 6110.23 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना किस तिथि को प्रारंभ हुई? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा 20 जुलाई 2020। अगला प्रश्न है, किस योजना के माध्यम से नरवा, गरुआ, घुरुआ और बाड़ी का अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा सुराजी गांव योजना। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियां कार्यरत हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 69, जबकि 118 उप कृषि उपज मंडियां हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा लू। अगला प्रश्न है, ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा कोरबा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन इसके रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा दया शंकर शुक्ल। अगला प्रश्न है, बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा भाद्रपद की कृष्ण चतुर्थी को यह पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खम्ब स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा कोरकू जनजाति के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस जनजातीय युवा ग्रह को गितियोना कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा बिरहोर। बिरहोर जनजाति के युवा ग्रह को गितियोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन नंबर बी श्रीमती सुरुजबाई खांडे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ददरिया इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा छंद प्रभाकर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा मलार जाति, जबकि घड़वा जाति बस्तर में मूर्ति कला का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा पुत्र की दीर्घायु के लिए हल षष्ठी त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा 1978। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नवाखाई होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2020 में दिल्ली राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में किस लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा ककसार नृत्य। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पेय पदार्थों में कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा ढेरसा। कुसमा जो कि उराव जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, हड़िया कोरबा जनजाति और ताड़ी बैगा जनजाति द्वारा बनाया जाने वाला पेय पदार्थ है। अगला प्रश्न है, 2018 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की निर्वाचित महिला विधायकों को उनकी विधानसभा सीट से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर मिलाइए। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। ममता चंद्राकर पंडरिया, रश्मि सिंह तखतपुर, इंदू बंजारे पामगढ़ और रंजना साहू धमतरी से निर्वाचित हुई हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए।
फ्रेंड्स इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आप आराम से इसका उत्तर मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, लिंगागिरी विद्रोह, जो कि 1856 में हुआ था। अगला प्रश्न, बोध घाट परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। फ्रेंड्स इसके चारों दिए गए कथन बिल्कुल सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी कथन सही हैं। यह परियोजना इंद्रावती नदी पर बन रही है। इससे दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले लाभान्वित होंगे। यह परियोजना 3,66,580 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता रखती है और इस परियोजना की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, मानदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, घन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन 2 खो खो खिलाड़ियों का चयन नेशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए किया गया है? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाया है। यदि आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्र नाथ मिश्र ने। अगला प्रश्न है, चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम किस विभाग की योजना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, महिला एवं बाल विकास विभाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, तीनों दिए हुए कथन सही हैं। कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। कांगेर घाटी एक जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र नहीं है, पहले था, इसे अब हटा दिया गया है। कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ होकर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। पहला कथन है, प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासिका थी। यह ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका थी। कथन नंबर 2, प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक सन 1916 में हुआ था। यह भी गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक सन 1921 में हुआ था। अगला है, राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु 12 वर्ष थी। फ्रेंड्स प्रफुल्ल कुमारी देवी का जन्म 1910 में हुआ था और उनका राज्याभिषेक 1921 में हुआ था। इस हिसाब से उनकी आयु 11 साल हुई राज्याभिषेक के समय। चूंकि ऑप्शन में यहाँ पे 12 वर्ष दिया हुआ है, इस हिसाब से हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। कथन 1, 2 एवं 3 तीनों ही गलत हैं। दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न है, महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, मध्य छत्तीसगढ़। दोस्तों ये था CGPSC प्रारंभिक परीक्षा पेपर 1 सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र, जिसमें हमने प्रयास किया कि आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का सही उत्तर बता सकें। आपको ये वीडियो और हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।